डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आज फिर से भारत और समकालीन विश्व इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अगला वीडियो लेकर हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को उनके उत्तरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल की क्लास में हमने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इटली और जर्मनी का एकीकरण कवर किया था। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इसके हेडिंग है सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग जिसे हमने कल कवर किया था, काफ़ी विस्तार से कवर किया था हमने। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर को समझेंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले रोज़ की तरह कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आज भी आपको लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि आज के मैं जो 4 सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, वो 4 के चारों सवाल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बनते हैं। इसलिए आप उनको कॉपी पेन लेकर अवश्य ही लिख लीजिएगा और उनको अच्छे तरीके से अभी से तैयार कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई परेशानी ना होने पाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जिसमें से पहला सवाल दिखता है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो दो चीज़ें हैं, मारियान और जर्मेनिया, ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि मारियान और जर्मेनिया किसके प्रतीक थे। दूसरा, राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र, ये क्यों चर्चा में है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा सवाल आता है 1815 की वियना संधि का उल्लेख और इसके प्रमुख बिंदु तथा इसके उद्देश्य। लास्ट सवाल आज का, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, जिसे हमने पिछली क्लास में कवर किया था, लेकिन आज हम इसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास देखने से पहले इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज की पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल, आज का पहला सवाल बनता है कि राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना, राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना कौन कौन, मारियान और जर्मेनिया। तो आप समझिए ये क्या क्या है, मारियान और जर्मेनिया। तो सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मारियान का प्रयोग फ्रांस में किया गया और जर्मेनिया का प्रयोग, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जर्मनी में किया गया, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना क्या थी? तो राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना हम लोग कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम किसी व्यक्ति को दर्शाना चाहते हैं तो हमें उसके रंग रूप आदि, उसके शरीर की बनावट का पता होता है और हम लोग उसका एक विशेष प्रकार का चेहरा बना के उस व्यक्ति को अभिव्यक्त कर देते हैं कि यह विशेष व्यक्ति है, या यहाँ का राजा है, यहाँ का शासक है। परंतु जब 19वीं शताब्दी में लोगों में राष्ट्रवादी कल्पना जगने लगी, तो जो कलाकार थे, चित्रकार थे, लेखक थे, उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी जनता तो निरक्षर है, इसलिए हम राष्ट्र को एक ऐसी कल्पना दें जो दिखाई दे और लोगों को लगे कि हाँ, इसका प्रतीक है राष्ट्रवाद। इसका प्रतीक क्या है? राष्ट्रवाद। इसकी कल्पना के लिए जो 19वीं सदी के कलाकार थे, उन्होंने एक अच्छा चयन किया। क्या? राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा,
19वीं सदी में राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना का प्रदर्शन किसके रूप में किया गया था? नारी के रूप में किया गया था। याद रखिए, यहाँ पे नारी के रूप में इसको प्रयोग किया गया। यही दोनों थी मारियान और जर्मेनिया। तो मारियान और जर्मेनिया ये कोई वास्तविक महिला नहीं थी, बल्कि काल्पनिक महिला थी। कौन थी? काल्पनिक महिला। आप इस बात को याद रखिएगा। मारियान फ्रांस की राष्ट्र दृश्य परिकल्पना को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक महिला थी, जबकि जर्मेनिया जर्मनी की राष्ट्र दृश्य परिकल्पना को प्रदर्शित करने वाली कल्पित महिला थी। अर्थात ये दोनों महिलाएं कल्पना मात्र थी, वास्तव में ऐसी कोई महिला नहीं थी। याद रखिएगा आप यहाँ पे। तो मारियान और जर्मेनिया क्या हो गए? राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना को प्रदर्शित करने के प्रतीक, जो कि कल्पना वाली महिलाओं के रूप थे या महिलाओं के कल्पनात्मक रूप थे। मारियान का प्रयोग फ्रांस में किया गया और जर्मेनिया का प्रयोग जर्मनी में किया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज इंसाफ के लिए अदालतों में, आपने वैसे तो अदालत में गए नहीं, आप भविष्य में जाना भी ना पड़े ऐसा सोचिएगा, लेकिन आपने फिल्मों में अवश्य ही देखा होगा कि जो जज के बगल में एक महिला तराजू लिए खड़ी होती है, वो इंसाफ की देवी कहलाती है। देवता नहीं कहलाती है, इंसाफ की देवी कहलाती है। ये भी एक महिला का ही रूप है। कहा जाता है इंसाफ अंधा होता है, इसीलिए उसकी आंख पर एक काली पट्टी बंधी होती है। इसी के लिए फ्रांसीसियों ने मारियान शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, इसी जो इंसाफ की महिला अर्थात इंसाफ की देवी थी, इसी के लिए मारियान शब्द का प्रयोग किया गया था। बाद में फ्रांस के कलाकारों और चित्रकारों ने इसका प्रयोग डाक टिकटों और मुद्राओं पर भी किया था। तो राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना क्या हो गई? मारियान और जर्मेनिया, जो एक महिला का रूप थी और कल्पनात्मक महिला थी। तो बाद में नारी की छवि जो हो गई, राष्ट्र की रूपक बन गई कि अगर नारी पर कोई आंच आती है तो हमारे राष्ट्र पर कोई आंच आती है। ये लोगों के अंदर भावना भर दी गई और आज भी हमारे अंदर कूट कूट कर यही भावना होनी चाहिए कि अगर हमारी नारी छवि धूमिल हो रही है तो समझ लीजिए हमारे राष्ट्र की छवि धूमिल हो रही है। आप अपने अंदर ये जोश भर के चलिए कि हमको नारी का सम्मान करना है। अगर आप नारी का सम्मान नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, ये कन्फर्म है। तो चलिए, यहाँ से हमने समझ लिया राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना मारियान और जर्मेनिया। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर लिख देना है, मारियान और जर्मेनिया राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना को प्रदर्शित करने वाली कल्पनात्मक महिलाएं थी। मारियान का प्रयोग फ्रांस में किया गया था, जबकि जर्मेनिया का प्रयोग जर्मनी में किया गया था। दोनों ही राष्ट्रवाद का रूपक थी, दोनों ही राष्ट्रवाद का रूपक थी। बाद में मारियान नामक कल्पनात्मक महिला का प्रयोग फ्रांस की मुद्राओं और डाक टिकटों पर भी किया गया, जिससे राष्ट्रवाद के उदय में सहायता मिली। ये याद रखिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए, ये लिखित और आपको मिल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें और प्रयोग की गई हैं, जैसे टोपी या टूटी हुई जंजीर, ये स्वतंत्रता का रूपक थी। याद रखिएगा, टोपी या टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता का रूपक थी। और इंसाफ के लिए एक ऐसी महिला जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और इसने हाथ में तराजू लिया था, इसी का नाम मारियान दिया गया था। याद रखिएगा, फ्रांस में इसे लोकप्रिय नाम मारियान दिया गया था, मारियान। ये याद रखिए। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल आज का समाप्त होता है। हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा आज का सवाल है, राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सवाल में आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है। ये यहाँ पर पहले इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे 19वीं शताब्दी में प्रयोग किए गए प्रमुख प्रतीक और उनका महत्व क्या था, अर्थात उनका अर्थ क्या था। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ लगाया गया कि आज़ादी मिल गई है, क्योंकि अगर बेड़ियाँ बंधी है तो ये दास प्रतीक था, बेड़ियाँ टूट गई तो मतलब हमें दास प्रथा से आज़ादी मिल गई है। बाज छाप कवच किसके लिए किया गया था जी? जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था ये। बलूत पट्टियों का मुकुट, इसे जर्मनी में प्रयोग किया गया था और ये बहादुरी का प्रतीक था। याद रखिएगा, इसका प्रयोग जर्मनी में हुआ था। उसके बाद तलवार, मुकाबले की चाह, अगर कहीं तलवार दिख गई तो हम मुकाबला करने से नहीं डरते हैं, ऐसा माना जाता था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा,
1848 में राष्ट्रवादियों का झंडा था जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। ड्यूक्स मतलब वही निरंकुश राजा, याद रखिएगा। उसके बाद उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक हैं, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। उगते सूर्य से हमारे नए दिन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार इसमें इसका निष्कर्ष निकाला गया कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। तो ये कुछ प्रतीक थे और उनके अर्थ थे, इनको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र, याद रखिएगा। बाल्कन यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर आधुनिक समय के बहुत सारे देश या हम कहें तो उस समय राज्य विद्यमान थे। इनमें से कुछ प्रमुख राज्य जो हैं इनको आप याद रखिएगा, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो। तो इनके नाम आप लिख लीजिए क्योंकि नाम इम्पॉर्टेंट हैं। सवाल आपसे ऐसे पूछा गया है कि बाल्कन क्षेत्र के किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए। तो चूंकि यहाँ से ये चर्चा में क्यों बना था ये सवाल, क्योंकि जब 1871 में इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया तो इन राज्यों में भी एकीकरण की सुगबुगाहट पैदा होने लगी। और चूंकि यहाँ की अधिकांश जनता ईसाई थी, क्या थी, ईसाई। लेकिन यहाँ पर साम्राज्य किसका था, ऑटोमन साम्राज्य, मुस्लिमों का साम्राज्य था यहाँ पे। और मुस्लिम जो यहाँ पर थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, जिससे यहाँ के लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। और बाल्कन के लोगों ने क्या कहा कि हम अपना इतिहास निकालते हैं और हमारा इतिहास ये कहता है कि हम लोग पहले स्वतंत्र थे और बाद में इन विदेशी शक्तियों ने हमें अपने अधीन कर लिया है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि इन्होंने इतिहास का प्रयोग किया, साहित्य का प्रयोग किया अपने राष्ट्रवाद को पनपाने के लिए, कि अपने इतिहास के साहित्य के प्रयोग से इन्होंने बताया कि हम लोग पहले स्वतंत्र थे किंतु हमें विदेशी शक्तियों ने बाद में अपने अधीन कर लिया है। और यही बात इनमें राष्ट्रीयता के उदय का आधार बनी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके राष्ट्रीयता के उदय का फायदा किसने उठाया, साम्राज्यवादी ताकतों ने उठाया। साम्राज्यवादी ताकतों जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये याद रखिए, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी तथा फ्रांस। ये लोग क्या सोचते थे कि चूंकि बाल्कन के ये जो छोटे छोटे राज्य हैं एक दूसरे से अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम एक ऐसी चाल चलें कि ये सभी अलग हो जाएं और ये हमारे अंडर में आ जाएं। इसलिए ये जो ताकतें थी, ये ताकतें बाल्कन के क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करती थी। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना ने साम्राज्यवाद की भावना का रूप ले लिया। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में अंतर है। राष्ट्रवाद क्या है, जो हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखाता है, परंतु साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद की एक संकीर्ण अवस्था है। याद रखिएगा, आप साम्राज्यवाद की परिभाषा याद कर लिए, राष्ट्रवाद की एक संकीर्ण अवस्था, राष्ट्रवाद की एक संकीर्ण अवस्था जिसमें कुछ ताकतें राष्ट्र विस्तार में लग जाती हैं, राष्ट्र विस्तार में लग जाती हैं। ये याद रखिएगा, ये साम्राज्यवाद है। राष्ट्र विस्तार में, जब हम अपने राष्ट्र का विस्तार करने लगेंगे तब हम इसे कहेंगे साम्राज्यवाद। ये साम्राज्यवाद ही या कहें तो संकीर्ण राष्ट्रवाद है। साम्राज्यवाद एक संकीर्ण राष्ट्रवाद है जो बाद में चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना और विश्व में महामंदी का कारण बना। ये याद रखिएगा, इसी संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण विश्व ने अब तक 2 विश्व युद्ध देख लिए हैं। और अगर वास्तव में इस समय संकीर्ण राष्ट्रवाद पनप गया तो इस समय तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप कन्फर्म मान के चलिए।
इसलिए हमें संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद पनपाने की जरूरत है। अर्थात साम्राज्यवाद नहीं, राष्ट्रवाद जो हमारे पास है हमें उसी को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। किसी दूसरे का लेकर हमें प्रयास करने की या विकास करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं हम राष्ट्रवाद। लेकिन साम्राज्यवाद क्या है? एक संकीर्ण राष्ट्रवाद है जिसके कारण यहाँ पर राष्ट्रवादी ताकतें राष्ट्र विस्तार में लग जाती हैं। तो यही काम किसने किया था? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया और हंगरी ने किया था। इन्होंने बाल्कन के इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया और हुआ भी ऐसा ही। ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी शुरू होते होते इन राज्यों पर इंग्लैंड ने लगभग अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। उपनिवेश का मतलब जानते हैं? उपनिवेश का अर्थ है किसी बाहर के राज्यों में अपना शासन स्थापित करना, उपनिवेश कहलाता है। ये याद रखिएगा। तो उपनिवेश स्थापित कर लिए जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये था संकीर्ण राष्ट्रवाद। यहाँ से बाल्कन का क्षेत्र हमने समझ लिया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद करना था, केवल इनके नाम याद करने थे। आप इनके नाम मात्र लिख लीजिए और नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं इसको सवाल में लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले आंसर की ओर। अगला आंसर तो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1815 में हुई वियना संधि। इसकी कहानी मैंने पहले ही दिन आपको बताई थी। चूंकि जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को इन मित्र राष्ट्रों ने हरा दिया था और नेपोलियन को सेलेना की जेल में बंद कर दिया था, याद रखिएगा। तो हुआ क्या? चूंकि नेपोलियन इतना ज़्यादा युद्ध कर चुका था कि यूरोप की स्थिति को वो तितर बितर कर चुका था और उसने यूरोप की जनता में राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया था। याद रखिएगा, यूरोप की जनता में राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया था। अब जब नेपोलियन को इन मित्र राष्ट्रों ने हराया तो उनके सामने प्रमुख समस्याएं क्या क्या आईं कि किस प्रकार से हम नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रवाद को दबाएं और पुनः निरंकुश शासन की स्थापना कर सकें, जिससे राज्य की जनता हमारे विरोध में ना आ सके, हमारे राजशाही शासन के विरोध में ना आ सके। तो आइए शुरू करते हैं वियना संधि की कुछ प्रमुख बातें। तो वियना संधि कब हुई थी? नेपोलियन की वाटरलू में युद्ध के पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों, जैसे इसमें प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से थे? वियना संधि के प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से थे? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, रूस, उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस। ये 4 राज्य इसमें प्रमुख थे। ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, आप इनको याद रखिएगा। तो वियना संधि वाटरलू में नेपोलियन की युद्ध में पराजय के बाद ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? सितंबर 1814 से जून 1815। मुख्यतया हम लोग 1815 ही बोलते हैं। और इसका एक नाम और है वियना कांग्रेस। याद रखिएगा, वियना कांग्रेस इसका एक नाम है। तो अब इसका प्रमुख बातें क्या क्या हैं? सर्वप्रथम तो आपको इसको याद रखना है कि यह सितंबर 1814 से लेकर जून 1815 तक हुई थी वियना कांग्रेस। और इसी वियना कांग्रेस में वियना संधि हुई, जिसमें 4 देश प्रमुख थे। ऑस्ट्रिया, जिसमें इसके चांसलर मेटरनिख ने भाग लिया था। एक बात और यहाँ याद करने वाली है, ये मेटरनिख जो था इसी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मेटरनिख ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, अर्थात कहें तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। क्योंकि यह कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। याद रखिएगा आप इस बात को, यह कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखते हैं इस संधि की प्रमुख बातें क्या क्या हैं, या इस संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो इस संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? नेपोलियन के समय उठे क्रांतिकारी सुरों को दबाना और निरंकुश शासन की पुनः स्थापना करना। तो जैसा कि आपको पता है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता बनाई थी। कब?
सन 1804 में। उस नागरिक संहिता के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप गई थी और स्वतंत्रता की भावना पनप गई थी, जो निरंकुश राजशाही शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। तो इन मित्र राष्ट्रों के सामने सबसे पहली समस्या यही थी कि इनका पहला उद्देश्य यही था कि निरंकुश शासन की पुनः स्थापना की जाए और क्रांतिकारी सुरों को दबाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इनका यह प्रयास असफल रहा, याद रखिएगा। दूसरा, चर्च के प्रभाव को पुनः स्थापित करना, क्योंकि नेपोलियन ने कहा कि चर्च जो है लोगों के शोषण का काम करता है, लोगों के भलाई का काम कभी नहीं कर सकता है, इसलिए चर्च से लोगों का विश्वास उठ गया था। तो वियना कांग्रेस के जो प्रमुख सदस्य थे, इन्होंने चर्च के प्रभाव को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया। तीसरा, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्माण करेंगे जिससे कोई देश किसी कमजोर देश को विजित न कर सके। विजित न करने का मतलब जीत न सके, ये याद रखिएगा। कोई कमजोर देश को कोई मजबूत देश अपने में मिला न सके, इसके लिए इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्माण करेंगे। इनका एक उद्देश्य ये भी था। नंबर 4 पॉइंट, इसका अगला उद्देश्य युद्ध की संभावना को समाप्त करना, जिससे अगला कोई युद्ध न कर पाए, अर्थात नेपोलियन जैसा कोई और बंदा पैदा न हो। ये याद रखिएगा, ये इनका अगला उद्देश्य था। अगला उद्देश्य विजित राष्ट्रों को पुरस्कृत करना, क्योंकि जो मित्र राष्ट्र विजित हुए थे इनको किसी न किसी रूप में पुरस्कार दिया जाना था। पुरस्कार के रूप में इनको कौन से क्षेत्र दिए जाएं, किस क्षेत्र पर किसका अधिकार दिया जाए, इसको लेकर इनमें समस्या थी। तो इनका उद्देश्य विजित राष्ट्रों को किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाए ये भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या था कि फ्रांस की सीमा को निश्चित करना, जिससे यह भविष्य में अपना विस्तार न कर सके। इसलिए इन मित्र राष्ट्र ताकतों ने क्या किया कि फ्रांस के चारों तरफ भिन्न भिन्न देशों को बसा दिया, जिससे फ्रांस भविष्य में अपनी सीमा का विस्तार करने की न सोच सके। ये याद रखिएगा। तो ये प्रकार से ये वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य हो गए। आप इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम में फिक्स है आएगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब ये भी सवाल समाप्त होता है। लास्ट सवाल जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं और आज पुनः इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के नाम से ही आता है ये, यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय के कारण क्या थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिखेंगे आप निम्नलिखित कारण थे, जिसमें आपको पहला कारण बताना है जनता पर अत्याचार, दूसरा निरंकुश शासन व्यवस्था, तीसरा उदारवादी विचारों का प्रचार, चौथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, और शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। ये याद रखिए, शिक्षित मध्यम वर्ग यही उदारवादी वर्ग था। इसी दो के कारण, उदारवादी विचार और शिक्षित मध्यम वर्ग के कारण सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की उदय का उत्पन्न हुआ था। ये राष्ट्र याद रखिएगा आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। आपको इतने लिखने से 6 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये बड़े नंबर में पाना है इस पर, तो आपको इसके अंदर कुछ लिखना होगा। तो लिखेंगे जैसा कि फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले, इसमें आप लिखिएगा फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजा का शासन था, जिसे जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं था। आए दिन वह जनता पर अत्याचार करता था, जिससे जनता उसके शासन से मुखर हो गई और उसमें राष्ट्रवाद की लहर पैदा हो गई। ये प्रकार आपसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, निरंकुश शासन व्यवस्था। तो यूरोप में निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण राजा पर किसी का अंकुश नहीं था, जनता उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती थी। राजा अपने मन का करता था या राजा अपने मन से सभी कार्य करता था। राजा को जनता के सुखों से कोई लेना देना नहीं था। अतः निरंकुश शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य जनता ने अपने अंदर पाल लिया, जिससे उनके अंदर राष्ट्रवाद की जागृति हुई। ये आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। तीसरा, उदारवादी विचारों का प्रकार। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ ऐसे क्रांतिकारी और साहित्यकार पैदा हुए
जिन्होंने उदारवादी विचारों का प्रसार करना शुरू किया, जिसके अनुसार सभी जनता को समान लक्ष्य या क्या बोलते हैं समान हक दिया जाए और सभी जनता को विधि के समक्ष या कहें तो संशासन के समक्ष समानता प्रदर्शित करने का मौका दिया जाए या बराबरी का मौका दिया जाए, ये उदारवादी विचार था। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा तो 19वीं शताब्दी में मध्य तक आते आते विभिन्न क्रांतिकारियों जैसे मैत्सिनी, गैरिबाल्डी आदि ने लोगों के अंदर इस भावना को कूट कूट कर भर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और सभी को समानता का अधिकार है और सभी को आपस में मिलकर रहने का अधिकार है, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर को और गति मिली। ये याद रखिएगा। शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, यूरोप में मजदूर वर्ग के किए गए विरोध का फायदा उठाने के लिए उनमें राष्ट्रवाद की लहर को पैदा किया और राजशाही शासन का विरोध करने की क्षमता उन्हें प्रदान की। तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने अपने लाभ के लिए ही सही परंतु यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर को जगाने का कार्य किया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लगभग 1 पेज तक ये पहुंच जाएगा। इससे आपको इसमें 6 के 6 अंक मिल जाएंगे। और अन्य कारणों में मतलब इसके यूरोप में क्या बोला जाए, राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारणों में जैसे नंबर 6 आ सकता है रूमानीवाद। रूमानीवाद एक ऐसी परिकल्पना जिसके माध्यम से एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई जिसका एक सामूहिक साझा विरासत हो और एक साझा संस्कृति हो, जिसके लिए निरंकुश शासन का समापन बहुत जरूरी था। तो ये रूमानीवाद हो गया। उसके बाद 7वां नंबर भाषा। भाषा भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी। लोगों के अंदर ऐसी परिकल्पना भर दी गई कि यदि हम लोग एक भाषा बोलते हैं तो हम लोग एक राष्ट्र के हैं, अगर कोई विदेशी भाषा बोलता है तो वह विदेशी राष्ट्र का है। ऐसा ही हुआ था पोलैंड में, जब रूसियों ने वहाँ पर रूसी भाषा थोपने की कोशिश की तो पोलैंड के चर्चों ने वहाँ पर पोलिश भाषा के माध्यम से रूसियों का विरोध करना प्रारंभ किया। तो भाषा ने भी राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया था। 8 नंबर राष्ट्रवाद के उदय में योगदान भूखी नंगी जनता का विद्रोह, जिसका लाभ शिक्षित मध्यम वर्ग ने उठाते हुए उनके अंदर राष्ट्रवाद भरने का काम किया। यह याद रखिएगा। तो आपके ये 8 कारण हो गए राष्ट्रवाद के उदय के। अगर आप इसमें 3-3 लाइन भी लिख देंगे इसके अंदर तो ये हो जाएंगे आपको 24 लाइन्स। आपका आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और विस्तार पूर्वक हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि आपने विस्तार पूर्वक लिखा है। तो आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में हमने 4 सवालों पर डिस्कशन किया। राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना, उसके बाद राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन, उसके बाद वियना संधि का उल्लेख और लास्ट में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जिसे हमने दूसरी वीडियो में चर्चा किया था। तो कुछ बच्चों के आर्ग्यूमेंट्स थे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, लेकिन आज की वीडियो देखने से आप इसको एकदम आसानी से समझ जाएंगे। और मेरी बोली हुई बात को, एक एक बात को आप अवश्य लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, हो सकता हो थोड़ी बहुत साउंड प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं साउंड सही कर सकूं। आप लोग साथ दीजिए तो मैं वो व्यवस्था भी बना लूँगा। इसीलिए आप इसको अपने मित्रों से अधिक शेयर करें, जिससे हम लोग का परिवार धीरे धीरे बड़ा होता रहे और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग ऑनलाइन डायरेक्ट पढ़ाई करने लगेंगे। जब हम लोग के पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तब मैं आपसे सीधे बात करते हुए पढ़ाई करूँगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए और मान के चलिए कि आपका पेपर फरवरी में ही होने वाला है। याद रखिएगा, फरवरी से पेपर नहीं टलेगा। और आप अगर इसमें मिनिमम 65 नंबर पाना चाहते हैं
तो मेरे द्वारा बताए गए जितने भी सवाल हैं आप इनको ध्यान से करते जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इन सवालों को आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, सुनिए और लिख लीजिए, क्योंकि बिना लिखे कोई काम नहीं होने वाला है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, इसलिए आप इन बातों को लिख लीजिए। मैं भी आपके लिए हस्तलिखित नोट लेके आया हूँ। क्लास लेने से पहले मैं लगभग इसको 1 से 1.5 घंटे लिखता हूँ, तब आपके लिए लेके आता हूँ, याद रखिएगा। इसीलिए आप मेरी मेहनत का फल हमें अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर करके दीजिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्लास बंद करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई, और अपने सवालों को भी कमेंट बॉक्स में आप दर्ज कराइए, जिसके आंसर हम आपको अगली वीडियो में अवश्य देंगे या कमेंट बॉक्स में ही देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।